रात को 3-4 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बातें करने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप 3-4 बजे तक अपने सपनों को पूरा करिए, उनके लिए मेहनत करिए जो आपको आगे काम देंगे, आपको जो ऊपर ले जाएंगे। आपकी मेहनत के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो जो आपको ऊपर ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के बारे में। वर्क पावर एनर्जी से एक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि वर्क पावर और एनर्जी जो तीनों टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक में इम्पॉर्टेंट क्या है, कैसे करना है, किस हिसाब से लिखना है, फोर्स के फार्मूला। बस इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सारे फार्मूले याद रखने हैं। अगर आपने सारे फार्मूले याद रखे तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम पर इस वाले चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो होते हैं पावर के, या फिर फोर्स के, या फिर वर्क के, या फिर एनर्जी के। इन सभी टॉपिक्स का कन्वर्जन, यूनिट, डायमेंशंस, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटे से काम से स्टार्ट करेंगे। काम का मतलब होता है इंग्लिश में वर्क, और वर्क ही आज हम लोग को पढ़ना है। तो वर्क एक्चुअल में क्या है। वर्क से पहले थोड़ा सा फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल में फोर्स क्या होता है। सपोज़ करिए कि आपको कोई अच्छा काम करना है, या कोई आपको समझा रहा है कि आपको अच्छा काम करना है, इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि वो काम हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं, तो काम करने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। तो फोर्स क्या है, एक फोर्स भी एक मोटिवेशन ही है। तो इसको हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फोर्स समझ लीजिए क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से हिल जाएगा, ठीक है। अगर ये ना हिले तो फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर, जो स्थिर ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे स्लिप हो जाता है, खिसक जाता है। इसे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे। साइकिल चल रही है, उसे पैडल मारना पड़ता है, ये फोर्स है। कोई मेज कहीं पर रखी हुई है, उसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। तो जब आप फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेस करते हैं उस डायरेक्शन में, तभी फोर्स माना जाता है। आप सपोज़ करिए कि अगर मैं एक फ़ोर्स अप्लाई करूं कि अपने सर पर कुछ बोझ लेकर के खड़ा रहूं, तो क्या वो फोर्स होगा? हाँ होगा, बट वो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल के विरुद्ध होगा, इसलिए वो वर्क नहीं काउंट होगा। तो हम लोग सिंपल डिफिनेशन में बात करेंगे कि वर्क एक्चुअल में क्या होता है। तो वर्क जो होता है वो आपको याद रखना है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शनल फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर आप उसे डिस्प्लेस हो रही ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर फोर्स होगा। अगर अदर डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है तब भी फोर्स होगा, अगर मूव नहीं हो रहा है तो फोर्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब वर्क नहीं होगा, सॉरी। तो वर्क हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्क बहुत ही छोटे से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ से लिखते हैं वर्क। वर्क हो गया हमारा वर्क ये है, ठीक है। तो ये जो वर्क है, इस वर्क के बारे में मैंने आपको बहुत सारे डिस्कशन दे दिए हैं पहले से ही। तो वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाएगा, कहीं पर भी वर्क किया जा सकता है, हर वक्त वर्क होता रहता है। मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे मार्कर से इस बोर्ड पे लिखा, ये भी एक वर्क का एग्जांपल है, ठीक है। मैं अपने हाथों को तो हिला रहा हूँ, ये भी एक वर्क ही है, ठीक है। तो वर्क एक्चुअल में क्या है, वर्क ये हो गया वर्क। वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, F और .S ये। अब यहाँ पर देखिए जो S है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम वर्क कहते हैं। अगर इस फार्मूले को मैं और ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा FS cos थीटा, FS cos थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर, cos थीटा का मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना है आपको। अगर आप एक मेज पर बल लगा रहे हैं, सपोज करिए कि एक आपके पास मेज है, हाँ मेज ले लेते हैं, चलिए मेज की बात करते हैं। ये एक हमारे पास मेज है सपोज करिए, ठीक है। इस मेज के ऊपर ये यहाँ पर लगा हुआ, ये इसकी धरती माता है, यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब इस पर अगर हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी होगा ही नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो क्या होगा। ये 3 कंडीशंस बनेंगी। इन 3 कंडीशन को मैं डिफाइन करता हूँ। पहला कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट 90 वाला, तो ये मैंने को बता दिया कि आप सोचेंगे 90 कैसे हो रहा है, तो जो डिस्प्लेस तो हो नहीं रहा, तो हमने मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है। आप मेज ऐसे रखी हुई है, उस मेज के ऊपर ऐसे फोर्स लगाइए, क्या वो डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेस ही नहीं होगी, ठीक है। बट आप फोर्स लगाते रहेंगे तो क्या होगा, उससे वर्क नहीं होगा। ये हो गया आपका पहला। तो इसको जो है बेसिक तरीके से समझना है आपको कि कैसे क्या है इसको डिफाइन करना है ना। बाकी तो चीज़ें आसानी से आप कर सकते हो। तो जो 90 के एंगल पर है वो क्या होता है, वो आपका होता है ज़ीरो फोर्स, मतलब वर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा, वर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर वर्क ज़ीरो हो रहा है तो इसका कुछ और एग्जांपल्स होंगे, जैसे एक एटम में जो एटम होता है उसके जो न्यूक्लियस होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया गया फोर्स जो अप्लाई, जो चलने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, और डिस्प्लेस भी होता है, तो वहाँ पर भी वर्क होता है, बट वो वर्क ज़ीरो होता है, ठीक है। ये भी एक याद रखना है। एक स्टेशन पर बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि एक स्टेशन पर एक जो है क्या होता है, स्टेशन पर जो कुली है वो कुली लेकर के भार अपने सर पर अटैची रख लेता है, अटैची होता है ना, इटैची या अटैची कुछ होता है, कोई भार लेकर सर पे रख करके वो आगे चलता है। अगर वो भार लेकर के आगे चल रहा है तो क्या उसके द्वारा वर्क किया गया, बिल्कुल वर्क नहीं किया गया, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा किया गया बल, जो उसके द्वारा किया गया जो वर्क है वो ज़ीरो होगा। बट ये भी आपको याद रखना है जो फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क होगा, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब चलने द्वारा जो फ्रिक्शन होगा ना उसके द्वारा जो किया गया फोर्स होगा, जो वर्क होगा वो आपका ज़ीरो नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका 90 कंडीशन का। अब आप आ जाइए जीरो की कंडीशन पर। जीरो की कंडीशन पे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा, मान लो ये ऐसी डायरेक्शन रखी है और हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है। अगर ये आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर फोर्स कितना, वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा F/s। अगर यही आपका मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर विस्थापन हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब सेम टू सेम होगा। निगेटिव वर्क कैसे होगा, जैसे मान लो कि हमने किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उसके अपोजिट में विस्थापन हो गया, उसके अपोजिट में विस्थापन हो जाएगा तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये वर्क हो गया। अब वर्क की डिफिनेशन क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना, ये डिफिनेशन है। या बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो यूनिट होता है इसका जूल, यूनिट होता है इसका जूल, इसका यूनिट होता है जूल, 1 जूल। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे 1 जूल इक्वल 10⁷ कितना हो जाएगा, 10⁷ अर्ग। अर्ग किसका है यूनिट, अर्ग जो है आपका छोटा यूनिट है जूल का, CGS में, ये आपका MKS में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है, 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन, ये भी याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जूल हो गया और ये हो गई आपका 10⁷ हो गया। अब इसमें क्या है, डायमेंशन रह गई आपकी, डायमेंशन भी देख लीजिए साथ में। डायमेंशन हो जाएगी आपकी, F की होती है mL/T-2 और S विस्थापन की हो जाएगी L, तो ये L हो गया। अब दोनों का क्रॉस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा mL/T-2, ये आपका हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। ऐसे करके आप थोड़े बहुत फार्मूले देख लीजिए कैसे क्या फार्मूले इसके बनते हैं। सपोज करिए आपके पास ये थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है, तो वर्क इज इक्वल हो गया F/s। F इज इक्वल होता है मास मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा, ठीक है। A, अब यहाँ पर जो है S है विस्थापन, A एक्सेलरेशन है। अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक और फार्मूला बन जाएगा। अगर आप मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो वहाँ से एक और फार्मूला बन सकता है, वो फार्मूला बनेगा v² माइनस का u²/2a इज इक्वल का s। ये होता है v² इज इक्वल u² प्लस का 2as। यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, इस चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये देखो 2a कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 m v² माइनस u²। ये आपका फॉर्मूला एक बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखें तो ये MAS लिखा हुआ है, यही होता है M। A मतलब एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम करेगा। G
विस्थापन का मतलब क्या होता है आपका, विस्थापन आपका होता है ऊंचाई, तो ये हो जाएगा हमारा h, mgh ये भी हो जाएगा। ओके, ये ऐसे एक सिंपल से फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार आपको समझ में नहीं आता है कैसे करना है। एक यहाँ से छोटा सा एग्जाम्पल और भी बन सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि F = ma, a = v/t। अगर यहाँ से हम v/t कर देंगे तो s/t भी v होता है, तो यहाँ से हो जाएगा mv²। ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया वर्क ही एनर्जी के इक्वल होता है, एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो सेम होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो आपको थोड़े से फॉर्मूलाज और देख लीजिए, mc² एक होता है, एक हाफ mv² होता है, एक होता है EV0, आप सेकंड फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो सेकंड वाली फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है वहाँ से पढ़ेंगे। और इसी के बराबर हाफ mv² हो गया, mgh हो गया ये आपका। और ऐसे ही एनर्जी का फॉर्म होता है Gm/r, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैं बेसिक थोड़े फार्मूले आपको याद कराता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो सके। ठीक है, तो हम लोग इसको चले गए, आप समझते हैं इसके आगे वर्क एंड पावर। अब आ जाइए पावर के पास में, पावर शक्तिमान वाला पावर। ठीक है, तो पावर, चलिए पावर के पास आ जाइए। पावर यहाँ लिखते थे, इससे यहाँ पर आ जाए पूरा का पूरा पावर, ये हो जाएगा हमारा पावर। ठीक है, वर्क पावर, फोर्स समझ में आ गया, कार्य समझ में आपको आ गया, पावर के पास आ जाइए। तो एक्चुअल में पावर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितनी एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है काम करने की, उसे ही हम उसकी पावर कहते हैं। जैसे कि मेरे बोलने की क्षमता कितनी है, मेरे काम करने की क्षमता कितनी है, या एक फ़ैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, उसकी शक्ति कितनी है, कितने घंटे तक चल सकता है वो, उसी हम उसका पावर कहते हैं। मतलब पर यूनिट टाइम पर कोई कितना काम कर सकता है उसे हम उसकी पावर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऑब्जेक्ट लेके आते हैं या कोई मशीन लेके आते हैं या मज़दूर लेके आते हैं, सपोज़ करिए उस मज़दूर को आप लेकर के आए और उससे आपने कहा कि 6 घंटे भैया काम करना है आपको, तो कितना काम करेगा, कितनी पावर लगाएगा, ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा बस। बाकी और कोई वहाँ पर नहीं समझ ना ही कुछ। ठीक है, तो पावर क्या होता है, पर यूनिट टाइम पर किया गया कार्य, पर यूनिट टाइम पर। तो पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, W/T, मतलब प्रति एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है, पावर कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वॉट, हिंदी में लिख दिया मैंने, और ये हो गया इंग्लिश में वॉट। एक यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड सॉरी, जूल पर सेकेंड होती है इसकी एक यूनिट। और यहाँ से आपको बहुत सारे फार्मूलाज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। तो ये हो गया हमारा पावर, पावर की यूनिट ये हो गई, डिफरेंशियल मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको यहाँ से ये समझाता हूँ कि इसके बहुत सारे फार्मूला क्या है। तो सपोज़ करिए कि P हमारा यहाँ पर पावर है, पावर W है, W क्या था, हमने W यहाँ क्या फार्मूला निकाला था, तो W निकाला था पहले F/S, तो ये हो गया F/S/T इंटू cos थीटा। ठीक है ना, ये था हमारा, यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए, मैं भी कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको, इससे आसानी हो समझने में। तो S/T क्या होता है, विस्थापन और समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पावर का फार्मूला F/v cos थीटा। समझ में आया, कुछ बना खेला। F.v, देखो ये हो गया पावर आपका। अब ये आपका पावर हो गया। यहाँ से अब और भी कुछ फार्मूले ड्राइव होंगे। अगर F इतना हो गया तो यहाँ से क्या फार्मूले बन सकते हैं, ये हमारा पावर का एक बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पावर की यूनिट याद रखनी है, वॉट होती है, ऐसे जूल पर सेकंड होती है। कभी कभी जो सेकंड फिजिक्स में आपसे बोलेंगे कि एक फोटोन की एनर्जी इतने वॉट है, उसमें से कितने फोटोन निकलेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बताइए, उनका लैम्डा बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते हैं। पर यहाँ पर समझिए कि एक मशीन की दक्षता इतनी है, तो कैरनॉट इंजन आपकी सिलेबस में दिया हुआ है, कैरनॉट इंजन की दक्षता का मानक बताइए, पैमाना बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे। कैरनॉट का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको दक्षता का, ईटा = 1 - θ2/θ1, ये कैरनॉट का फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, F.v हो गया। अब यहाँ से मैं कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करता हूँ आपके लिए। तो P आप यहाँ पे जितने फॉर्मूले मैंने बनाए सब यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। mgh/T एक हो गया। फिर यहाँ से आपका हाफ
12mv²/t हो गया एक फॉर्मूला। कभी कभी एनर्जी के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ देते तो आपको यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, E/T हो गया। दूसरा, यहाँ से एक और बेसिक सा फॉर्मूला पूछ देते हैं कभी कभी कि P इज इक्वल, अगर एनर्जी आपकी इस mc² के इक्वल है, फोटोन पार्टिकल के अकॉर्डिंग दी हुई तो इतना हो जाएगा। फिर दूसरा भी यहाँ से ये पूछ सकता है कि टोटल एनर्जी के लिए वर्क कितना काम करता है, तो आपको वहाँ पे याद रखना है कि E इज इक्वल टू होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, E इज इक्वल होता है U प्लस K। अब U क्या है आपका mgh है प्लस K है। K क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है E। टोटल एनर्जी ये होती है, ये आप यहाँ पे रख करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल बताइए कितनी होती है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, टोटल पोटेंशियल कितनी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला लगना है U इज इक्वल mgh, एक हो गया। अगर यही एनर्जी स्प्रिंग के लिए पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी हाफ kx²। ठीक है, अगर स्प्रिंग के लिए फोर्स पूछेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा स्प्रिंग के लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग, अच्छा यहाँ लिखता हूँ, इधर जगह है ना, ये लिखता हूँ मैं स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U हो जाएगी आपकी हाफ kx², और आपके लिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा स्प्रिंग के लिए माइनस का kx। एक और इसी का बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए कि स्प्रिंग के लिए जो कांस्टेंट T होता है उसके लिए आवर्त का होता है 2π k/m। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, यही होता है आई थिंक, k/m होता है। अब भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इतना हो गया। ये यहाँ से इतने बेसिक क्वेश्चन। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएंगे तो आपका इंडक्शन वाले फोर्स में जो इंडक्टिव फोर्स होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है Li², U इज इक्वल -1/2 Li0²। एक ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ग्रेविटेशनल में जाएंगे तो G/m/r याद रखना है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1/4πε0 Q/r आपको याद रखना है। टोटल एनर्जी, और इसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये है कि कंजर्वेटिव लॉ, कंजर्वेटिव लॉ क्या होता है, तो कंजर्वेटिव लॉ पर यही आप याद रखिए कि एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम जीरो करेंगे तो कंजर्वेटिव लॉ के अकॉर्डिंग टोटल नेट फोर्स जो है, जो उसका कंजर्वेशन है मतलब मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करिए, पढ़ाई करिए, सही से रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।